आप ये मेक श्योर करें कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो तमाम लेक्चर्स विजिबल होने चाहिए। इसके बाद क्लास हो रही है ठीक है ना? मैम। सही। तो अब स्टार्ट करते हैं। आप मुझे ये बता दें कि हम कहाँ तक पहुँचे थे। सीपीयू की शेड्यूलिंग हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर चुके थे। शॉर्टेस्ट मैम जॉब स्लाइड नंबर 13 तक पहुंचे थे। सिर्फ, अल्लाह 13। फैसल हम बहुत पीछे हैं, हमें एक मेकअप क्लास रखनी पड़ेगी। सही। तो स्टार्ट करते हैं, फिर जो स्टूडेंट्स आते जाएंगे वो ज्वाइन करते जाएंगे, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाती है, तो फिर आप उससे भी देख सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा लेक्चर, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा टर्म ऐसी है जिसकी आपको समझ में नहीं आई, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं क्लास के शुरू में। अभी भी अगर पिछले लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी? नो मैम। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको समझ में ना आई हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। चलें, हमने बात की थी, देखें ये बात शुरू सिंस द वेरी फर्स्ट डे असल में हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने कहा था कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेसेस को मैनेज करता है, ठीक है। प्रोसेस क्या है ये बात हम कर चुके हैं। अब अगर मल्टीपल प्रोसेसेस आ रहे हैं और आपके पास एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, तो उन प्रोसेसेस को किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करवाना है, किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाना है, किसको बाद में एग्जीक्यूट करवाना है, जब एक प्रोसेस रुक जाए तो फिर कौन से प्रोसेस को स्टार्ट होना चाहिए, ये तमाम स्ट्रैटेजी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। अब जब हम बात करते हैं कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी करता है। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कोई एक एल्गोरिदम यूज करता है, कोई दूसरा एल्गोरिदम यूज करता है। अगेन याद होगा, जैसे मैं हमेशा से ये बात करती हूँ, बीइंग अ कंप्यूटर साइंटिस्ट हम ये नहीं कह सकते कि जी एक स्ट्रैटेजी गलत है और दूसरी सही है। मतलब the selection of the algorithm depends upon the resources and the requirements, और उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है, ठीक है। इसमें ये कहना हो सकता है कि कोई जैसे हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात की, जो बिल्कुल आसान सी स्ट्रैटेजी थी, जिसमें ये था कि जी जो प्रोसेस पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इन सर्टन सिनेरियो वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, यानी जब हमारे पास छोटे प्रोसेसेस आ रहे थे पहले और बड़े प्रोसेसेस बाद में आ रहे थे, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर ऐसा हो जाए कि जी पहले जो प्रोसेस बड़े हैं वो अगर पहले आ जाएं, तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और मतलब ज़्यादा प्रोसेसेस, जो छोटे प्रोसेसेस हैं उनको ज़्यादा वेट करना पड़ता है, ठीक है। सो अब ये नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एल्गोरिदम गलत है, गलत नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि कहीं पे एवरेज वेटिंग टाइम मैटर ना करता हो, कहीं पे ये चीज़ मैटर करती हो कि बस जब प्रोसेस आए तो वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। या आपका जो प्रोसेसर है वो कोई बहुत हाई फाई नहीं है, तो आप ये कहते हैं कि कैलकुलेशंस के बजाय बस जो प्रोसेस आए उसे एग्जीक्यूट करवा दे, तो उस सूरत में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वो बेस्ट सूटेबल एल्गोरिदम होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं जी आपको ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए कि जिसमें मतलब सीपीयू मैक्सिमम बिजी रहे और एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो कम से कम होना चाहिए हर प्रोसेस का, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं जी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है वो बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। और इसी तरह डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। अब वही बात कि आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, यानी कि पेपर से एक हफ्ता पहले जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हमारी प्रेजेंटेशन होगी, और उसमें आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम की केस स्टडी तैयार करनी है उसमें आपने ये बताना है कि उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक यूज हुई है, ठीक है। सो उसके लिए ये तमाम एल्गोरिदम्स पढ़ना ज़रूरी है। ऐसे एल्गोरिदम्स हो सकते हैं जो हमने नहीं भी पढ़े हों, लेकिन एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो गया कि प्रोसेसेस को किस तरीके से शेड्यूल किया जा सकता है, ठीक है। फिर हमने बात की थी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बाद हमने बात की शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो है वो हमारे पास प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग का की टाइप थी, जिसमें हमने ये कहा कि अगर एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और उसके बाद एग्जीक्यूट होने के दौरान उसे किसी वजह से किसी और यानी कि कोई आईओ डिवाइस
की ज़रूरत पड़ गई है या कोई इंटरप्ट जनरेट हो गया है, तो फिर वो प्रोसेस क्या करेगा कि जब उससे सीपीयू लिया जाएगा तो उस वक्त किसी और प्रोसेस को असाइन करना है। अब वो कौन से प्रोसेस को असाइन होगा, उसके लिए वो स्ट्रैटेजी यूज़ करेगा कि जिस जो रिमेनिंग प्रोसेस हैं या जो वेटिंग प्रोसेसेस हैं उनमें से वो वाला प्रोसेस कि जिसका रिमेनिंग टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम रिमेनिंग है उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, सो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है दैट इज राउंड रॉबिन। ठीक, अब राउंड रॉबिन क्या है कि अब इस सूरत में जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट था या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट था या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि जी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और जब तक वो एग्जीक्यूट हो रहा है कोई दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। ठीक है, और बाकी प्रोसेस को कुछ टाइम के लिए या ज़्यादा टाइम के लिए वेट करना पड़ रहा है। अब राउंड रॉबिन एक और स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर क्या होता है कि एक टाइम क्वांटम हर प्रोसेस को असाइन कर दिया जाता है। दैट इज ईच प्रोसेस, मतलब एक टाइम क्वांटम डिफाइन कर लिया जाता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, ईच प्रोसेस गेट्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ सीपीयू टाइम क्वांटम क्यू, यूजुअली 10 to 100 milliseconds. After this time has elapsed, the process is preempted and added to the end of the ready queue. If there are n processes in the ready queue and the time quantum is q, then each process gets 1 by n of the CPU time in chunks of at most q time units at once. No process waits more than n minus 1 q time units. Timer interrupts every quantum to schedule next process. ठीक है, और q जो है जो लार्ज q फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की फॉर्मेट में, और Q must be large with respect to context switch, otherwise overhead is too high. अच्छा, आसान अल्फाज में हर मतलब एक टाइम क्वांटम डिफाइन कर लिया जाता है, फॉर एग्जांपल 2 मिलीसेकेंड्स। अब क्या होगा कि अगर आपके पास 4 प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास है P1, पहली बात तो ये कि ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास P2 है, P3 है। अब अगर आपके पास फर्ज कर लेते हैं कि इसके लिए 5 मिनट्स हैं, इसके लिए 10 मिनट्स हैं और इसके लिए 20 मिनट्स हैं। अब क्या होगा कि तमाम प्रोसेसेस को पहले एक टाइम क्वांटम दे दिया जाए, सपोज कर लेते हैं 5, 10 और 20 मिली सेकेंड्स है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर आप उससे 2 मिली सेकेंड्स का टाइम दे देते हैं हर प्रोसेस को, तो क्या होगा कि पहले P1 एग्जीक्यूट होगा, P1 2 सेकेंड्स चलेगा और फिर उसके बाद स्विच हो जाएगा P2 के ऊपर, फिर P2 2 सेकेंड्स चलेगा और वो स्विच हो जाएगा P3 के ऊपर। ठीक है, और फिर P3 जब 2 सेकेंड्स मिली सेकेंड चल चुकेगा तो दोबारा P1 की बारी आएगी। ठीक है, और इस तरह हर प्रोसेस मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के ऊपर हर प्रोसेस जो है वो इन प्रोग्रेस होगा ही होगा, क्योंकि आपने ये किया कि जी जितने प्रोसेसेस हैं उन सब को बारी बारी जो डिफाइंड टाइम क्वांटम है उसके लिए एग्जीक्यूट करवा दिया जाए। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल भी देख लें तो, और ये इसमें जो स्ट्रैटेजी यूज होती है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की स्ट्रैटेजी यूज होती है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम क्वांटम, फॉर अ सर्टेन टाइम क्वांटम। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है राउंड रॉबिन विद टाइम क्वांटम इक्वल्स 4। ठीक है, आपने टाइम क्वांटम 4 दे दिया, आपके पास P1 था जिसका बर्स्ट टाइम 24 था, P2 था जिसका बर्स्ट टाइम 3 था और P3 था जिसका बर्स्ट टाइम 3 है। अब जब आपने टाइम क्वांटम 4 दिया तो क्या होगा कि सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट होगा 0 से 4 के लिए। ठीक है, फिर P2 एग्जीक्यूट होगा, अगेन P2 भी 4 तक के लिए एग्जीक्यूट होना था, लेकिन P2 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 3 है। ठीक है, जब P2 का एग्जीक्यूशन टाइम 3 है तो ऑब्वियसली वो 7 तक चलेगा और फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद P3 है, P3 का एग्जीक्यूशन टाइम या जो बर्स्ट टाइम है वो भी 3 है, लिहाजा P3 10 तक चलेगा। टाइम क्वांटम उसे 4 असाइन था, लेकिन क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो गई है तो जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म होगी तो सीपीयू उससे लेके दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाएगा। अब आपके पास सिर्फ P1 जो है वो मौजूद है, लिहाजा P1 4 के लिए चलेगा,
फिर 4 के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए चलेगा, until 24 कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब इसमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट से ज्यादा है, लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो आप ये देखें कि हर प्रोसेस जो है वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम क्वांटम हर प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि P1 का वेटिंग टाइम क्या है, तो आप बता सकते हैं? 0। अच्छा 0 है। मैम स्टार्टिंग में इनिशियली P1 वेटिंग टाइम है वो 0 है, उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्दर, वैसे क्योंकि मोर टाइम P1 ने सिर्फ 0 टाइम वेट किया है। मैम के प्रोसेस 1 सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ है ना हमारे पास। ठीक है, लेकिन बीच में उसने वेट नहीं किया आपको, ये वाला जो ये मैं चीज। वही बता रहा हूँ, हाँ हाँ यस मैं मैम, वही वेट बता रहा किया। हूँ कि इनिशियली उसका वेटिंग टाइम 0 है, लेकिन उसके बाद हमारे पास ये 3 और 3 6 तो टाइम्स। हम तो प्रोसेस का वेटिंग टाइम बताते हैं ना, तो फिर आप यस इनिशियल और मैम, फाइनल तो नहीं कह सकते। आपका वेटिंग टाइम ऑफ P1 क्या होगा ये बताओ मुझे। 6 6 6 दैट विल बी 10 माइनस 4, दैट इज 4 और 6। 6। 10 माइनस 4 हमने क्यों किया, क्योंकि इनिशियली वो स्टार्ट हो गया था और 4 सेकेंड्स वो चला है। ठीक है, उसके बाद 4 से लेके 10 तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यानी उस टाइम में कोई और प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर टाइम था जिसमें P2 और P3 एग्जीक्यूट हो रहे थे वो P1 का वेटिंग टाइम था। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं यस कि वेटिंग टाइम ऑफ P2 क्या है, 4 4 4, और वेटिंग टाइम ऑफ P3 क्या है? 7। और अगर मैं इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट डालूं और मैं ये कहूं कि जी P2 अराइव हुआ था एट 2, यानी अराइवल टाइम जो है वो उसका 2 था, तो फिर P2 का वेटिंग टाइम क्या होगा? 2 2, बिल्कुल सही। कि अगर वो अराइव, अभी तो हम ये सपोज कर रहे हैं क्योंकि अराइवल टाइम गिवन जब नहीं होता तो हम ये सपोज करते हैं कि तीनों प्रोसेसेस सेम टाइम पे आए और इस सीक्वेंस में आए, लेकिन अगर अराइवल टाइम गिवन हो तो फिर क्या होता है कि फिर आप ये देखते हैं कि जब वो अराइव हुआ उससे भी माइनस करना पड़ेगा, फिर आपके पास 4 माइनस 2 दैट मीन्स इक्वल्स टू 2 बन जाएगा। ठीक है, अभी तो ये बात थी कि आप ये सपोज कर रहे हैं कि आपका अराइव जो है वो उसी टाइम पे हुआ था जब P1 अराइव हुआ था, इसलिए आप जो है उसको इस तरह से कह रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक पेपर लिया और उसके अंदर मैंने ये सवाल, मतलब मैंने ना इसी तरह टेबल बना के दिया और मैंने उस टेबल के अंदर जो अराइवल टाइम्स थे वो मेंशन किए हुए थे। ठीक है, अब अराइवल टाइम्स में मैंने लिखा 9 AM, फिर 9:10 AM, फिर उसके बाद लिखा 9:20 AM, और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एक और प्रोसेस था उसका टाइम मैंने लिखा 9 PM। ठीक है, और जो 70% स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया कि प्रायोरिटी अगर ज़्यादा है तो वो जो क्या कहते हैं, अगर मैंने वो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस था उसे पहले एग्जीक्यूट करवा दिया, जबकि वो तो PM पे अराइव हुआ था, यानी वो तो उस वक्त एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता था। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि अगर आपको टाइमिंग्स गिवन है तो फिर आपने उनको भी चेक करते हुए ही अपने एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि बगैर टाइम देखे, अभी तो इसमें टाइम गिवन नहीं है, तो अगर टाइम गिवन होगा तो फिर उसके हिसाब से आप वेटिंग टाइम कैलकुलेट करो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एवरेज वेटिंग टाइम क्या है तो आप बता सकते हैं? यस 6 plus 4 plus 7 17 8.5 8.5 मिलीसेकंड। कैलकुलेट कैसे होगा? 6 6 plus 4 plus 7 divided by 2 हो जाएगा ना कम्युलेटिवली। 6 4 10 जमा 7 17 17 divided by 2 equals to 8.5। डिवाइडेड बाय 3। 2 3 3 3 3 3। ठीक है, थ्री और थ्री होगा, थ्री एवरेज, होगा डिवाइड। यस मैम, ठीक है, क्योंकि 3 प्रोसेसेस हैं इसलिए हम डिवाइड यस यस। करें। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब ये चीज यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, सिंपल सिर्फ ये किया है कि टाइम क्वांटम असाइन कर दिया ताकि तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो इन प्रोग्रेस रहें। ठीक है। अब अगर रिक्वायरमेंट ये हो, ठीक है, कि आप चाहते हैं कि जी जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने की रिक्वेस्ट भेजे तो उसको कम से कम प्रोग्रेस में आ जाना चाहिए, मतलब वो कम से कम स्टार्ट हो जाए। अगर ऐसी चीज है तो फिर आप राउंड रॉबिन की स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, फिर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट आप डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है। ठीक है। उसके बाद आपके पास मैम जी जी मैम ये लास्ट स्लाइड एक दफा दोबारा जरा रिपीट कर दीजिएगा। कौन सी वाली? ये कौन ये हाँ, ये क्वांटम और कॉन्टेक्स्ट स्विचेस वाली। ये वाली टाइम क्वांटम एंड कॉन्टेक्स्ट स्विच। यस, ये वाली। यस सर। इसमें उसने सिंपली ये बताया हुआ है कि ये जो जैसे अगर आपका प्रोसेस टाइम 10 है, ठीक है, यानी कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम अगर 10 है तो वो 0 से 10 तक चलेगा। अगर आपको टाइम क्वांटम 12 गिवन है, ठीक है, तो वो उसने 0 से 10 तक ही चलना है। ठीक है। उसके बाद फिर वो रुकेगा और फिर जो है किसी दूसरे प्रोसेस को असाइन होगा। ठीक। अब अगर आपके प्रोसेस का वो अगर आपका टाइम क्वांटम जो है वो 6 है, ठीक, तो क्या होगा कि ओके। प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा 6 तक। क्या करेगी बेटा? अच्छा, और ये कॉन्टेक्स्ट स्विचेस क्या मतलब मैम, ये क्या चीज़ है कॉन्टेक्स्ट स्विचेस? आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि जब एक मतलब यानी ऐसा हो कि अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि उस प्रोसेस को सीपीयू असाइन हुआ हुआ है। ठीक है। अब अगर उस प्रोसेस को आईओ डिवाइस की जरूरत है या कोई इंटरप्ट जनरेट हो गया तो वो प्रोसेस रुकेगा। ठीक है। और उस प्रोसेस की जो भी स्टेट है करंट, वो उसके पीसीबी में सेव होगी। ठीक है। और फिर दूसरा जो प्रोसेस जो अभी रेडी क्यू में इस वक्त मौजूद है, एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है, उसको सीपीयू असाइन होगा। और असाइन होने से पहले उसकी जो भी पीसीबी में उसकी जो भी करंट स्टेट है पहले वो लोड होगी और उसके बाद वो प्रोसेस उसको सीपीयू एलोकेट होगा और वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ये जो सीक्वेंस है कि जिसके अंदर एक प्रोसेस का की करंट स्टेट सीपीयू करंट स्टेट पीसीबी में सेव करके उससे सीपीयू लेके जो अगला प्रोसेस है उसकी करंट स्टेट लोड करके उसको सीपीयू असाइन करना, यानी एक आसान अल्फाज में एक प्रोसेस से सीपीयू लेके किसी दूसरे प्रोसेस को देने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक हो गया मैम, लेकिन फिर ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली चार्ट बना हुआ है, चार्ट चार्ट, इसमें देखिए हमारे पास क्वांटम 12 है, कॉन्टेक्स्ट स्विचेस 0 है। तो और जो नीचे हमारे पास इसमें क्वांटम 6 है और कॉन्टेक्स्ट स्विचेस 1 है। तो ये हमारे पास ये कैसे हो रहा है कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचेस 1 क्यों आगे नीचे वाले में आगे चार्ट में? इसमें सिंपल बेसिकली इस एग्जांपल का जो यानी कि जो ये वाला प्रोसेस था ना, ये इसकी एग्जांपल नहीं है, ये वैसे ही एक एग्जांपल गिवन है। इसके अंदर वो ये कह रहा है कि अगर प्रोसेस का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो अगर 10 था तो वो अगर और उसको टाइम क्वांटम अगर 12 असाइन हुआ था, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली अगर उसका प्रोसेसिंग टाइम ही 10 है तो वो 10 तक चलेगा। ठीक है। वो 0 से ही स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब है उसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग 0 थी, यानी उसका जो ओके। सीपीयू लेके उसको नहीं दिया गया। अब अगर प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 10 है लेकिन क्वांटम 6 है, ठीक है, ओके मैम, समझ आ गया। तो फिर ऑब्वियसली वो एक दफा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग उसके दरमियान होगी क्योंकि वो पहले 6 सेकेंड्स तक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद यकीनन कोई दूसरा यस। प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बीच में आएगी। ठीक है। अब उसका प्रोसेसिंग टाइम 10 ही है और टाइम क्वांटम 1 है तो उसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो 9 टाइम्स होगी। समझ में आई बात? जी जी बिल्कुल। ठीक, कि अगर प्रोसेस का प्रोसेसिंग टाइम 10 है तो अगर टाइम क्वांटम 12 असाइन हो तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग 0 होगी।
अगर टाइम क्वांटम 6 असाइन हो तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग 1 होगी, और अगर टाइम क्वांटम 1 असाइन हो तो उसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टोटल 9 टाइम्स होगी। जी मैम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये बेसिकली एक ग्राफ गिवन है जिसमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम और टाइम क्वांटम कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो अगला टास्क है, इस ग्राफ को बेशक आप याद नहीं करना, ठीक है, बस आपको जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उसकी समझ में आनी चाहिए कि बेसिकली वो कर क्या रहा है। ठीक। उसके बाद जो अगली शेड्यूलिंग टेक्निक है दैट इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। जब हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यकीनन हर प्रोसेस को कोई प्रायोरिटी असाइन होगी। अक्सर ऐसा होता है कि आप रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, और एकदम आपको रोक दिया जाता है कि आप लोग रुक जाएं, ठीक है, रूट लगा हुआ है, ठीक है, और उस टाइम पे जब रूट लगता है तो सारी गाड़ियां रुक के उनमें से कोई मतलब पीछे से कोई 3-4 गाड़ियां आ रही होती हैं जिनके लिए तमाम गाड़ियां रुक जाती हैं और उनको अलाउ किया जाता है कि वो पहले जाए। ठीक है। और जब वो उन यानी दैट मीन्स कि उन गाड़ियों की प्रायोरिटी या जब रूट लगा होता है तो वो जो जिनके लिए रूट लगा होता है उनकी प्रायोरिटी शायद ज़्यादा होती है तो उन्हें पहले एग्जीक्यूट करा दिया जाता है, और फिर जिनकी प्रायोरिटी, जो हम जैसे लोग हैं जिनकी प्रायोरिटी कम होती है, फिर उन बाकी लोगों की बारी आती है। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का मतलब कि आपको लगता है कि कोई प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो फिर आप उसे उसकी प्रायोरिटी हाई कर देते हैं ताकि वो पहले एग्जीक्यूट हो। अब ये भी वही बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोग्रामिंग आपने करनी है, यानी आपने एल्गोरिदम आपने डिसाइड करना है कि किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे हो सकता है, वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की बेसिस पे होता है, वो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट की बेसिस पे हो सकता है, वो राउंड रॉबिन की बेस पे हो सकता है। ठीक है। और वो जो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की बेसिस पे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो कि क्या सिनेरियो आपको गिवन है। प्रायोरिटी नंबर इंटीजर इज एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस को एक इंटीजर असाइन कर दिया जाता है, यानी उसको एक प्रायोरिटी दे दी जाती है। ठीक है। वो एक इंटीजर नंबर होता है, ठीक है, एंड द सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। और हमेशा सीपीयू जो है वो उस प्रोसेस को असाइन किया जाता है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि रोड जो है वो उस बंदे को दे दी जाती है कि जी आप ट्रैवल कर लें क्योंकि आपकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ठीक। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर हाईएस्ट प्रायोरिटी, अच्छा ये भी प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इन्होंने किया है कि अगर आपके पास इंटीजर्स हैं तो जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा दैट मीन्स कि अगर 1 है तो 1 की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, और अगर 10 है तो 10 की लोएस्ट प्रायोरिटी होगी। यानी अगर इंटीजर्स हैं तो लोएस्ट इंटीजर हाईएस्ट प्रायोरिटी और हाईएस्ट इंटीजर लोएस्ट प्रायोरिटी। बट अगेन तो ये मैम फॉर्म भी प्रोग्रामर। जी मैम देखिए हमारे पास पॉलिसी लगती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली। तो उसमें जब हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस आता है एग्जीक्यूट होने के, तो वो ऑटोमेटिकली उसको वो फर्स्ट प्रोसेस होता है ना, तो उसको अगर यूजर असाइन ना भी करे नंबर, तो फिर भी हमारे पास वो प्रायोरिटी तो लग जाती है कि जो पहले आएगा वो उसका फर्स्ट नंबर होगा और वो हमारे पास पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोसेस। लेकिन उसे हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग नहीं कहते ना, उसे हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है। उसमें जो प्रोसेस भी पहले आएगा, चाहे वो सिस्टम प्रोसेस है, चाहे वो यूजर प्रोसेस है, चाहे वो पेरेंट प्रोसेस है, चाहे वो चाइल्ड प्रोसेस है, चाहे वो थ्रेड है, वो जो भी प्रोसेस पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट। लेकिन इसके अंदर और हम अगर एक जो मर्जी आप अभी जैसे अभी ये एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होगा ना तब आपको ज्यादा अच्छी समझ में आएगी कि अब आपके पास फर्स्ट कर लो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है लो प्रायोरिटी वाला, बट जैसे ही कोई हायर प्रायोरिटी वाला, अब इसमें ये प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी। इफ इट इज प्रीएम्प्टिव तो अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उसकी प्रायोरिटी कम है और दूसरा प्रोसेस आ जाता है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो वो जो लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है वो वहीं रुक जाता है। मैंने ट्रैफिक की एग्जांपल इसीलिए दी कि आप देखें कि आप रोड को यूज कर रहे हैं लेकिन सर्टनली आपको ये कह दिया जाता है कि स्टॉप वेयर यू आर। ठीक है। आपको प्रीएम्प्ट कर दिया जाता है विद दी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस और उस हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा दिया जाता है कि नहीं ये रोड जो है वो यूज करेंगे, और जब वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो फिर आपकी बारी आ जाती है। दैट इज प्रीएम्प्शन। नॉन प्रीएम्प्शन में ये होगा कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और कोई हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाता है,
ठीक है। अगर नॉन प्रीएम्प्टिव है तो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है वो होता रहेगा, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर जितने रिमेनिंग प्रोसेस रेडी क्यू में मौजूद हैं उनमें से जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा। तो और मैम एक और चीज, अगर सपोज करें हमारे पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशन चल रहा है, तो जो चाइल्ड प्रोसेस होगा वो तो ऑब्वियसली पेरेंट प्रोसेस पर डिपेंडेंट होगा। तो अगर हमारी हायर प्रायोरिटी चाइल्ड तो प्रोसेस की आपकी आ जाती है आवाज तो फिर कट क्या रही होगा है, हमारे पास? दोबारा सवाल पूछो, आपकी आवाज कट रही है। मैम मैं कह रहा हूँ कि देखिए हमारे पास अगर चाइल्ड और पेरेंट रिलेशन बनता है प्रोसेस का, तो एक जो चाइल्ड प्रोसेस होगा वो ऑब्वियसली पेरेंट प्रोसेस पर डिपेंडेंट भी हो सकता है बिल्कुल इन सम कंडीशन। तो जब हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस को प्रायोरिटी लग जाएगी हाईएस्ट, यानी कि इसको स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा और प्रायोरिटी इसकी हाईएस्ट हो जाएगी, तो फिर मैम वो कैसे एग्जीक्यूट होगा? क्या इसमें डिले नहीं आएगा कि जब तक हमारे पास पेरेंट प्रोसेस आता है एग्जीक्यूट होने के लिए, उसके बाद हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा? बेशक प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग है, लेकिन हमारे पास डिले तो आएगा फिर भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आप, क्योंकि आप प्रोग्रामर हैं और आपको पता है कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा बनाया है। इफ देयर इज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, तो फिर आपने डिसाइड करना है कि कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो उसको सूट करेगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है तो आप प्रायोरिटी यूज करें। दूसरी बात, अगर आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वाला स्ट्रक्चर भी यूज कर रहे हैं और उसके अंदर आपने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग करनी है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि चाइल्ड अगर पेरेंट पे डिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट को पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए और फिर चाइल्ड को। फिर आप उसी हिसाब से प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स लिखेंगे, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड है वो आप उसी हिसाब से लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं पहले चाइल्ड को एग्जीक्यूट होना चाहिए और फिर उसके बाद पेरेंट को, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि आप फर्ज कर लें, चलें पहली एग्जांपल आपको ये देती हूँ कि जैसे आपने एक कैलकुलेटर बनाया है और आप कहते हैं कि जी जो पेरेंट प्रोसेस है वो एवरेज कैलकुलेट करता है, ठीक है, और जो चाइल्ड प्रोसेस है वो सिर्फ सम कैलकुलेट करता है। अब चाइल्ड प्रोसेस जब सम कैलकुलेट करके पेरेंट प्रोसेस को पैरामीटर रिटर्न करेगा सम का, तभी उसकी एवरेज निकलेगी, क्योंकि हम क्या करते हैं कि सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर, ठीक है। तो जब चाइल्ड अपना सम देगा तो फिर पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। इस सूरत में आपकी प्रायोरिटी जो है वो चाइल्ड प्रोसेस की ज्यादा होगी, यानी आप उसे ज्यादा प्रायोरिटी असाइन करेंगे, और जो पेरेंट प्रोसेस है उसे कम प्रायोरिटी असाइन करेंगे, ठीक है, ताकि चाइल्ड प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो और पेरेंट प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट हो। इसी तरह आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि आपका प्रोग्राम या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका सिस्टम है वो स्टक हो जाता है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं, आई मीन टू से कि आपका जो, जैसे आप फेसबुक यूज कर रहे हैं और वो कहीं पे नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गई, यानी आप कोई भी बटन प्रेस कर रहे हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप फॉरन कंट्रोल और डिलीट प्रेस करते हैं, ठीक है, और टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। अब जिस वक्त कोई और प्रोसेस, यानी अगर फेसबुक स्टक हुई हुई है और आपका सिस्टम खुला हुआ है और आप कोई और प्रोसेस भी एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने की कोशिश करें, एक्सेल खोलने की कोशिश करें, कुछ नहीं खुल रहा, ठीक है, आपका सिस्टम स्टक हुआ हुआ है, लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल और डिलीट प्रेस करेंगे तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है, ठीक है। अब टास्क मैनेजर, इसका मतलब ये है कि टास्क मैनेजर की प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? इसलिए ज्यादा है कि अगर कोई प्रोग्राम, कोई यूजर प्रोसेस स्टक हो भी गया है तो टास्क मैनेजर आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप उसे फोर्स क्लोज कर सकें। करते हैं ना, आप उसे कह देते हैं कि जी एंड टास्क कर दें, या उसको वेटिंग में डाल दें, या कुछ इस तरह की चीज कर दें। यस मैम, ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि शायद हमें, मतलब अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं तो हमें शायद जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हमें सिस्टम प्रोसेसेस को प्रायोरिटी ज्यादा देनी पड़ती है, और उसका रीजन ये है कि अगर सिस्टम कहीं पे स्टक हो जाए तो सिस्टम प्रोसेस जो है उसको उस स्टक कंडीशन से निकाल सके, ठीक है। सो अगर आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना रहे हैं, ऐसा प्रोसेस बना रहे हैं कि जिसके अंदर थ्रेड्स हैं या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है या कोई भी ऐसी चीज, तो फिर आपकी प्रोग्रामिंग, यानी जो आप सीपीयू शेड्यूलिंग यूज कर रहे हैं, उसके लिए आप कोई भी एल्गोरिदम यूज करें, तो फिर एल्गोरिदम में आप अगर फर्स्ट करें आप प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यूज करें, तो फिर आपने प्रायोरिटी ऐसे प्रोसेस को देनी है कि जो आपके सिस्टम को स्टक ना होने दें,
यही तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने सुपरविजन करनी होती है तमाम कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज की, ठीक है, और कहीं पे अगर कोई मसला आ रहा हो तो उसे सॉल्व करना है। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइन यानी कि आपने उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे करनी होती है कि आपका सिस्टम स्मूथली एग्जीक्यूट हो और कहीं पे स्टक ना हो। बिल्कुल मैम, सही है, समझ आ गया। ठीक है, अब अम, जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, वे प्रायोरिटी इज द इनवर्स ऑफ प्रिडिक्टेड नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट हम खुद कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, हम यही अज्यूम कर रहे थे कि सीपीयू बर्स्ट हमें गिवन है और हमने उसी को जो है वो देखते हुए नेक्स्ट वो कर देना है, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है उसमें भी टू सम एक्सटेंट प्रायोरिटी यूज हो रही होती है, क्योंकि हम प्रायोरिटी उसको दे रहे होते हैं या हम वो वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं जो सबसे छोटा है, ठीक है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, इसीलिए एक जेनेरिक अलग से एल्गोरिदम डिफाइंड है कि जरूरी नहीं है हमेशा शॉर्टेस्ट जॉब जो हो उसे ही हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाए, दी जा सकती है, बट अगर नहीं भी दी जाती, क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी जैसे टास्क मैनेजर की प्रायोरिटी इसलिए ज्यादा है ताकि सिस्टम को स्टक ना होने दे। अब ये हो सकता है कि टास्क मैनेजर का बर्स्ट टाइम ज्यादा हो, ठीक है, क्योंकि वो तमाम प्रोसेसेस की जो उसकी वर्किंग है उसे कैलकुलेट कर रहा होता है, कितना कौन सा प्रोसेस कितना सीपीयू यूज कर रहा है, वो तमाम चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करके मतलब अच्छी खासी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो, ठीक है। सो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है उसी की प्रायोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बट इट इज़ एन एल्गोरिथम एंड इट इज़ यूज्ड इन सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है इसमें एक प्रॉब्लम आती है, दैट इज स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या है कि देखिए आपने कहा कि जी हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन करती हूँ कि फर्ज कर लें आपके पास P1 था और इसकी प्रायोरिटी जो है वो 10 थी, ठीक है, और P2 जो है वो इसकी प्रायोरिटी जो है वो 1 है, और P3 जो है वो इसकी प्रायोरिटी जो है वो 2 है। अब P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रायोरिटी इसकी 1 है और इसका बर्स्ट टाइम जो है वो 1 आवर है, ठीक है, इसका बर्स्ट टाइम जो है वो 2 सेकेंड्स है, ठीक है, और इसका बर्स्ट टाइम जो है फर्ज कर लेते हैं 3 सेकेंड्स है, ठीक है, और इसका बर्स्ट टाइम हम कर लेते हैं 1 आवर की जगह 60 सेकेंड। अब P2 एग्जीक्यूट, क्योंकि P2 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा थी, पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, फिर P3 की प्रायोरिटी ज्यादा थी, ये एग्जीक्यूट हुआ, अभी P3 एग्जीक्यूट हो रहा था तो एक और प्रोसेस आ गया और उसकी प्रायोरिटी जो है वो भी 1 है, वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, फिर कोई और प्रोसेस आया और उसकी प्रायोरिटी जो है वो 4 थी, वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। अब क्योंकि हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आते जा रहे हैं तो जो आपका लो प्रायोरिटी प्रोसेस है ऐसा हो सकता है कि उसकी बारी ही ना आए एग्जीक्यूट होने की, ठीक है, क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि हमेशा हायर प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। अब अगर आपके पास हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस आते जा रहे हैं और वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस की तो बारी ही नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि 1 बाय 1 आपके पास हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस आते जा रहे हैं। P1 की तो बारी नहीं आ रही, अभी P2 खत्म हुआ तो P3 स्टार्ट हो गया, P3 खत्म हुआ तो P4 स्टार्ट हो गया, ठीक है, और हो सकता है कि P4 खत्म हो तो P5 आ जाए और उसकी प्रायोरिटी भी 3 हो या 4 हो, ठीक है, अगेन 10 से ज्यादा प्रायोरिटी है लिहाजा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो P1 की तो बारी नहीं आ रही। अगर ऐसा हो कि हायर लो प्रायोरिटी प्रोसेस की बारी ना आए तो दिस इज स्टारवेशन, वो तो भूखा ही रह गया ना, उसकी बारी नहीं आ रही कि उसे सीपीयू असाइन है। एक मिनट बच्चे, एक सेकंड। सो
प्रायोरिटी शेड्यूलिंग फायदेमंद है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है स्टारवेशन का। स्टारवेशन का मतलब समझ में आया कि ऐसा हो सकता है कि अगर हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस आते ही जाएं तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस की बारी ना आए, और वो ये कंडीशन जो है या ये चीज जो है ये कहलाती है स्टारवेशन। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूल। इस ड्रॉबैक को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास जो सोल्यूशन है दैट इज एजिंग। एजिंग का मतलब क्या है? अब सॉरी एक मिनट, मैं इसी से एक्सप्लेन करती हूँ। एजिंग का मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है एक प्रोसेस की प्रायोरिटी जो है वो हम इंक्रीज करते जाते हैं। दैट मीन्स कि P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है, वो 60 सेकेंड्स एग्जीक्यूट हुआ, फिर P2 आ गया, वो एग्जीक्यूट हुआ। अब जब P1 एग्जीक्यूट होना बंद हुआ ना, इसकी प्रायोरिटी 10 थी, ठीक है, अब इसकी प्रायोरिटी वो मतलब इंक्रीज होके 9 हो, ठीक। फिर P3 एग्जीक्यूट हुआ, P3 जब एग्जीक्यूट हुआ तो इसकी प्रायोरिटी जो है वो 8 हो गई। फिर P4 एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, उसकी